हेलो। हेलो। गुड इवनिंग मेरी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। और ठीक है। इसने ज्वाइन नहीं किया सर आज। आज हमें लग रहा है लोगों ने एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ा गई। सूरज भी आने लगता है। हम्म, चलो और सब ठीक है। हाँ सर ठीक है, आप कैसे हैं? बस यार सब गला बैठ गया था मेरा। और सर्दी भी बहुत ज्यादा, बुखार उखार आ गया। चलिए ठीक है, माइक ऑफ करिएगा सब लोग। आज जी आप हमें पढ़ाता हूँ, ठीक है। और डिटेल आगे बढ़ा देता हूँ। बाकी अपनी मैंने आज आपको बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चंस भी भेज दिए थे, पॉलीमर के भी भेजे थे। मटेरियल आपको डाल रहा हूँ लगातार, कल भी डालूंगा, ठीक है। बढ़िया से एकदम तैयारी करिए। सर, ऐप का कुछ उपाय कीजिए ना सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है वो। ऐप आज कर रहा है प्रॉब्लम। आज अभी मेरी बात हुई है तो वो इंजीनियर से सही वो कर रहे हैं, उसमें आज दिक्कत आ रही है। ठीक है, करवा रहा जी हूँ, फोन किया है मैंने। आज सर्वर सर्वर से प्रॉब्लम है, सर्वर दिक्कत कर रहा जी है। हो जाएगा भी, 1-2 घंटे। कल तो नहीं दिक्कत होगी आपको, कल तो सही चला होगा। जी। चलिए ठीक है। क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं नित्य बाबू जी, क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको? हाँ सर, हाँ सर। कर रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन मिल तो कितने रहे हैं। क्वेश्चन? ऐप में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ सर, अच्छा चैप्टर वाइज कर रहा हूँ अच्छे से। मतलब आपको बेनिफिट हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं मैंने गलत परचेज कर लिया हो? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट है सर। और उसमें बस इतना ही बात है ना सर, कि अगर वो चैप्टर वाइज तो है ही, प्लस एक दो मॉक टेस्ट हो जाएगा और ना मजा ही आ जाएगा नहीं सर। नहीं, मॉक टेस्ट में कल परसों में डलवा रहा हूँ, उसमें मॉक टेस्ट डलवा रहा मजा ही आ जाएगा मतलब। हूँ। मॉक टेस्ट पड़ेगा उसमें, 100% पड़ेगा, ठीक है। आप बेफिक्र रहें, आपको क्वेश्चन की क्वालिटी में समझौता नहीं मिल रहा होगा। क्वेश्चन अप टू जी द सर, बहुत मार्क मिल शानदार रहा है। है। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे खुद के बनवाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मतलब, हालांकि सिलेक्शन मेरा ही, टाइप दूसरे से करवाए हैं बस। इसलिए आपको वैसे मतलब ये कुछ लोग जनरल क्वेश्चन डाल देते हैं तो वो जनरल नहीं है। चलिए सर, कोई नहीं, आप मेहनत करिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसे कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर कवर हो गया, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक 2-3 मैंने रोके थे। अब क्योंकि तबीयत खराब हो गई, वरना तो अब करा देता, तुरंत ही करा देता था, कल ही परसों ही हो जाता। लेकिन अब इसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। और क्या कहूँ इसके लिए, तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है। फिर भी मैंने सोचा आज आपको पढ़ाऊंगा, मन मेरा नहीं माना। हालांकि उतना गला मेरा बढ़िया नहीं, शरीर नहीं ताकत दे रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके पेपर हैं, उसकी चिंता आपसे ज़्यादा मुझे है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अब आप लोग डिस्टर्ब ना करिएगा, बस सुनते रहिए, सुनते रहिएगा, ठीक है। आवाज़ मेरी कहीं ना आए तो मुझे बताइएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमें एक सीरीज पढ़नी है, असेंडिंग सीरीज। स्क्रीन शेयर हो गई? असेंडिंग सीरीज पढ़नी है। मेरी वॉइस आ रही है ना? हेलो? जी सर, आ रही है। ठीक है। एक तो हमें असेंडिंग सीरीज पढ़नी है, और असेंडिंग सीरीज में अगर हम ये कहें कि किसकी पढ़नी है, तो असेंडिंग सीरीज ऑफ एल्डोज में लिख देता हूं, एल्डोज की पढ़नी। एक बात। दूसरी बात, इसको एक नाम से पेपर में और आ सकती है, जिसका नाम है किलियानी फिशर सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, क्या नाम है? किलियानी, KILIA, किलियानी फिशर सिंथेसिस, FISCHER, फिशर सिंथेसिस के नाम से भी ये पेपर में आ सकती है। आपके जो सिलेबस में दिया है, उन्होंने एक नाम से दिया है। किस नाम से दिया है बताओ? इंक्रीजिंग कार्बन चेन की जो लेंथ है ना, इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द कार्बन चेन ऑफ एल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज के नाम से दिया हुआ। बड़ा बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और खासकर मैं आपको बताऊं, आपके झारखंड के लिए तो है ही ये। झारखंड, अब आप सुनते रहिएगा, आज झारखंड के लिए तो है ही, लेकिन यूपी पीजीटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कैसे हम लोग किलियानी फिशर सिंथेसिस
को करते हैं, इस चीज को आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक अरेबिनोज ले लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, जो मैं समझा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ पर अरेबिनोज ले लिया, और अरेबिनोज का जो फार्मूला होता है वो आपका ये होता है, यहाँ लिखा मैंने CHO, देखो जो CHO लिखा है, इधर मैं H ले लेता हूँ, इधर मैं OH ले लेता हूँ। ये माइनस फॉर्म में है, मैंने आपको बताया था कि जब लेफ्ट हैंड साइड पे OH होता है तो नेगेटिव फॉर्म रहती है। यहाँ पर C हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया, फिर यहाँ पर H हो गया, फिर यहाँ पर OH हो गया, और यहाँ पर आपका आ गया वही CH2OH। दिस इज कॉल्ड, ये डी फॉर्म है क्योंकि CH2OH के रिस्पेक्ट में अगर देखो तो OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में है, तो डी हो गया, और ऊपर से देखोगे तो माइनस हो गया। और यहाँ पर मैं इसे अरेबिनोज लिखे दे रहा हूँ, अरेबिनोज ARA अरेबिनोज नाम मैंने दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इस पे HCN डाल देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे HCN डालूंगा तो सूरज अगर लाइन पे है तो सूरज भैया ये बताओ, आपको पता होगा कि ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये OH हो जाएगा, ये H रह गया, ऊपर CN जुड़ जाएगा। इतनी बात सूरज तो जान रहे होगे, एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी। हाँ सर। तो अगर मैं इन रिएक्शंस को दो तरीके, देखो कितनी प्यार से मैं इसकी चेन की लेंथ को बढ़ाऊंगा और आपको समझने भी प्रॉपर वे में आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर क्या करना है, देखो ऊपर CN लगा दे रहा हूँ, ऊपर CN लगा दे रहा हूँ, धीरे से देखो ये CN लग गया। नीचे चले आइए, यहाँ पर OH हो गया राइट हैंड साइड में, ये आपका H हो गया, बदल गया, सिस्टम ही बदल गया इसका, H हो गया, फिर यहाँ पर H हो गया, फिर यहाँ पर OH हो गया, फिर यहाँ पर OH हो गया, फिर यहाँ पर H हो गया, और फिर यहाँ पर OH हो गया, और फिर यहाँ पर H हो गया, एंड देन CH2OH हो गया। एक तो तरीका ये भी हो सकता है, और दूसरा तरीका आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर हम ऐसा ना बना के अगर मान लो OH उधर जोड़ दें, तो मान लीजिए कि ऐसे भी बन सकता है, CN ऊपर लग गया, फिर इधर H हो गया, इधर OH हो गया, मतलब पहले वाले को चेंज करा जहां पर मेरा कर्सर घूम रहा है, बाकी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसा ही बनाएंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। नीचे यानी इतना हिस्सा जो है, जिसे मैं नीले पेन से डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, इतने हिस्से पे मैंने कोई परिवर्तन नहीं करना है। देखो जो डॉट डॉट मैंने दिखाया है, इतने पे आप कोई परिवर्तन नहीं करिएगा, इतने पे नीचे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बना ले हम पूरा, COH हो गया, यहाँ पर H हो गया, फिर COH हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ CH हो गया, और यहाँ OH हो गया, और यहाँ CH2OH हो गया। ये मैंने इसलिए आपको दोनों चीजें दिखाई क्योंकि दो फॉर्म पॉसिबल है, या तो ऊपर की तरह जोड़िए या फिर नीचे की तरह जोड़िए, ये दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं। अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस सूरज जानते होंगे, जब भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको पता है कि CN ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COOH में। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ऊपर हो गया आपका COOH, साफ दिखेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। नीचे जैसा है वैसा ही रखिएगा, छेड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। H इधर था, जैसा था वैसे ही बना दीजिए, यहाँ पर H था, अगर आप छेड़ेंगे तो कंफ्यूजन गलती हो जाएगी, इसलिए छेड़ना नहीं। इस तरीके से यहाँ H बना दीजिए, यहाँ पर आप OH बना दीजिए, यहाँ पर H बना दीजिए, यहाँ पर CH2OH बना दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी नहीं छेड़ना है, COOH बना दीजिए, यहाँ H बना दीजिए, यहाँ OH बना दीजिए, यहाँ पर CH बना दीजिए, यहाँ OH बना दीजिए, और यहाँ पर आपका COH बना दीजिए, यहाँ H बनाइए, यहाँ पर OH बनाइए, यहाँ पर H बनाइए, और यहाँ पर CH2OH बनाइए। जो ये दोनों कंपाउंड्स बने हैं, ये एक दूसरे के ईपीमर्स बन गए। इसको कंपाउंड सपोज कर लेते हैं, इसे कंपाउंड A मान लेते हैं, इसे कंपाउंड A मान लेते हैं, इस वाले को कंपाउंड B मान लेते हैं, AB बना है ना, AB बना। उसके बाद इसके कंपाउंड आपका C मान लो, इस कंपाउंड को C मान लेते हैं, इस कंपाउंड को आप D मान लीजिए, ABCD हमने चारों मान लिए, ठीक है ना। ये हमने अगर नोटिस करें तो यहाँ पर एक चीज आपको जरूर दिखाई दे रही होगी कि दोनों कंपाउंड जो है कार्बन नंबर सेकंड पर कन्फिगरेशन में अलग अलग है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, एक माइनस फॉर्म एक प्लस फॉर्म। यानी कहने का तात्पर्य है, एक आपको माइनस फॉर्म दिख रही होगी, एक प्लस फॉर्म दिख रही होगी, बस यही दिखाना चाह रहे थे कि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम C के थ्रू भी आगे बढ़ेंगे और D के थ्रू भी आगे बढ़ेंगे, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, केवल यहाँ लिखेंगे C। समझ रहे हो सूरज? नहीं, यहाँ लिखेंगे C, और यहाँ पर इसमें से
वाटर को गर्म करके निकाल देंगे। जैसे ही वाटर को गर्म करेंगे तो भाई पानी निकालेंगे, गर्म करके ही निकलेगा। तो कंपाउंड हमारे पास में जो बचेगा वो ध्यान दो सूरज, एक तो मैं डबल बॉन्ड बचेगा, मतलब वाटर निकालना है तो कहाँ से निकालना दिखा देता हूँ। यहाँ से OH ले लेना, यहाँ से OH निकालेंगे, नीचे से हाइड्रोजन निकालेंगे। चौथे नंबर से निकालना, ध्यान रखना, हाँ। चौथे नंबर 4 से ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास कंपाउंड आ गया है, यहाँ पर C आ गया, यहाँ पर H आ गया। अब देखते रहिए, यहाँ पर OH आ गया। मैं बना रहा हूँ, कहीं गलती लगे बताना कि सर आपने यहाँ गलत कर दिया। यहाँ पर OH आ गया, इस तरीके से यहाँ पर आपने H, चौथे नंबर मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, तो चौथे का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर आपका CH2OH हो गया। जितनी मैंने आपको भी पढ़ा दिया, इस पे तैयारी पे बिल्कुल भरोसे के साथ आप मेहनत करते रहिए। मतलब जितने आप जहाँ पर हैं इस समय, अब बहुत ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। परेशान नहीं होइए, पेशेंस ना लूज करिएगा। पेशेंस लूज करेंगे तो हड़बड़ा जाएंगे, हड़बड़ाने में ही गलती होती है। जब इसे NaHG के साथ रिड्यूस कराएंगे तो खट से तोड़ दीजिए। यहाँ पर H, यहाँ पर H तो आपको दिखेगा, ऊपर कंपाउंड दिखेगा, ऊपर CHO आ गया, नीचे कंपाउंड आपका वही OH आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर आपका OH आ गया, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर H आ गया, फिर एक OH आ गया। बन गया कुछ, बना दिखा आपको, नहीं दिखा? ये आपका CH2OH आ गया। इस कंपाउंड का नाम आपको पता लग गया होगा कि क्या है, ये ग्लूकोज है। और ग्लूकोज में भी कौन सा ग्लूकोज बन गया, ये अल्फा पोजीशन पे, और डी ग्लूकोज है, तो इसे हम लोग डी लिख देते हैं, अल्फा D प्लस हाँ डी, और ये प्लस फॉर्म प्लस ग्लूकोज। बहुत सुंदर। अब हमने कंपाउंड यहाँ पर डी लिया, जो पीछे बनाया था। ये डी वो डी मतलब समझ लेना है, वो कंफ्यूजन कर दे अपने मन में। फिर इसमें से भी वाटर निकालेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा ऊपर वाला वैसे ही नीचे, बस अपनी कैटेगरी यहाँ से बदलेगी और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना है, C डबल बॉन्ड O रख देना है। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार हाँ बोलो तो हमें भी सही लगेगा। सर, यहाँ पे अच्छा यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर OH आएगा, और पीछे देखना पड़ेगा क्या, देखो अल्टरनेट चलना, नहीं नीचे सर। वाले सर नीचे। सर जो डी बोलो। एरोबिनोज का जो स्ट्रक्चर बनाए वहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा? नहीं, वो सही लिखा है, 1 2 3 राइट ही है, सही लिखा है, दो सेम रहता है, ठीक लिखा है। अब यहाँ पर क्या है, C, यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर OH लिख दें, नहीं यहाँ पर H ही आएगा शायद, देखो हाँ H ही आएगा, 2 H है ना, ठीक 2 H है, तो यहाँ पर भी H ही आएगा। यहाँ पर आप H लिख लीजिए, यहाँ OH लिख लीजिए, अब उल्टा आ जाएगा इसका। C, बताओ यहाँ पर ऐसे करें ना, H यहाँ से जोड़े, क्यों भाई, ये वाटर निकला है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद COH आ गया, फिर H आ गया, फिर ये 4th नंबर से ध्यान रखना, गलती नहीं होगी। इसे भी NaHG के साथ में रिड्यूस करा दो, NaHG के साथ में रिड्यूस कराओ। एक तो CO2 निकाल दो और हाइड्रोजन डाल दो इसमें, एक H इधर और एक H इधर। कंपाउंड बताओ, CHO बना, यहाँ CH इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, D माइनस आ जाएगा। H हो गया, इधर बताओ OH हो गया, इधर बताओ OH हो गया, इधर H हो गया, इधर OH हो गया, इधर H हो गया, इधर आपका CH2OH हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, D माइनस। या तो इसे डी माइनस ग्लूकोज बोलो, या दूसरा नाम इसको हम लोग मैनोज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, मैनोज। ये ईपीमर्स, ये भी एक दूसरे के ईपीमर्स ही माने जाते हैं। इसे अधिकतर लोग मैनोज के नाम से भी जानते हैं, MANNOSE, मैनोज। जब आप डी लिखोगे तो ये बात ध्यान रखना, देखो पहले बता दूं, नहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे। अगर आप लोग इसे लिखते हो डी माइनस ग्लूकोज, तब तो माइनस लगाना, जब डी माइनस ग्लूकोज लगाओ तो माइनस लगाना। लेकिन जब आप लोग इसे मैनोज लिखो तो फिर प्लस फॉर्म में लिखना, एल्डोहेक्सोज है ये भी, और आप इसे मैनोज फॉर्म में डायरेक्ट लिखना, MANNOSE, मैनोज लिखा जाता है। ये इसका ईपीमर बनता है। तो अब ये बताओ कि हमें हालांकि यहाँ पर ये सीखना था कि जो कार्बन की चेन है वो हमने बढ़ाई कैसे, जो 1 2 3 4 5, यहाँ कार्बन नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। यहाँ कार्बन चेक कर लीजिए जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट बने हुए हैं। इन फाइनल प्रोडक्ट में अगर कार्बन चेक करोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें अगर कार्बन की लेंथ बढ़ानी है
तो उसके लिए सबसे अच्छी सिंथेसिस कौन सी है? बताओ सूरज, सबसे अच्छी सिंथेसिस कौन सी है? जिसका नाम है क्लियानी फिशर सिंथेसिस। पढ़ी होगी आपने, क्लियानी सिंथेसिस एमएससी में पढ़ाई जाती है, बीएससी थर्ड ईयर में भी पढ़ाई जाती है। इसके बाद अगर चेन हमें घटानी है तो चेन डिग्रेडेशन के नाम से भी अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं, रफ डिग्रेडेशन करके। हाँ वेरी गुड, चेन डिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं, तो चेन डिग्रेडेट कर लेते हैं, डिग्रेडेशन, और इसे हम लोग रफ डिग्रेडेशन के नाम से, RUFF रफ डिग्रेडेशन के नाम से, स्पेलिंग बताओ, डिग्रेडेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी, आप अपनी भाषा में बोलना चाहो तो इसे चेन शॉर्टनिंग भी कह सकते हो, शॉर्टनिंग ऑफ चेन बोले, शॉर्टनिंग ऑफ चेन कार्बन चेन। इंपॉर्टेंट है ये भी, अब आपके सिलेबस में है तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे CHO लेना है। देखो ध्यान से, आज का क्लास आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास बनेगा, तय है। ये OH है, इसलिए मैंने अलग पढ़ाया, मिक्सचर नहीं किया, बिल्कुल सेपरेट रखा है इस पोर्शन को, क्योंकि यहाँ से मुझे नाम की चिंता है कि नाम आ सकता है, क्लियानी सिंथेसिस कहाँ यूज होती है, रफ डिग्रेडेशन कहाँ यूज होता है, ये चीज आ सकती है एग्जाम में। इसीलिए हमने इसको अलग करके पढ़ाया, जिससे कि आपके माइंड पर एक जरूर स्ट्राइक रहे कि आखिरकार ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर डी या प्लस ग्लूकोज ले सकता हूं मैं, और डी या प्लस ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर ब्रोमीन वाटर इसके अंदर डाल दो, तो जैसे ही ब्रोमीन वाटर डालेंगे आप, ये ऊपर खट से COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जब COOH में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर बाकी तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं। तो जब कोई चेंज नहीं किया तो हम घबराएं क्यों, ऐसे ही धीरे से कॉपी कर लेते हैं इसे। ऐसे करके हमने कॉपी 1 2 3 4, ये बात ध्यान रखना, जल्दीबाजी में कहीं 10 कार्बन न बना देना, कार्बन आपको 6 ही बनाने, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, देखो भैया यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं इसे। हमें CaCO3 के साथ में ट्रीटमेंट करना है, तो कैल्शियम सॉल्ट बनता है। अब कैल्शियम सॉल्ट जब बनता है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने जैसे कभी सपोज कर लो ये RCOO का होल ट्वाइस CH, देखो ऐसे ही तो बनता है कैल्शियम सॉल्ट। तो अगर मैं ऐसा कर लूं, थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे लिख लूं RCOO और Ca/2 लिख दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब अंडरस्टूड, समझाने के लिए। इतना बड़ा कंपाउंड का ट्वाइस कैसे करेंगे, समझ रहे हो ना, इतने बड़े कंपाउंड का ट्वाइस नहीं करेंगे, इसीलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। आवाज आ रही मेरी, वॉइस आ रही है? हाँ जी सर। सर। तो अब हम तो लोग क्या हाफ करेंगे, लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का हाफ लेंगे सर। हाँ हाफ हम लोग यूज करेंगे, मतलब समझाने के लिए, बाकी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर COO और Ca/2 में कर दूंगा, जिससे कि आपको समझ, बाकी नीचे चेंज नहीं तो पूरे का होल ट्वाइस करना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज आप चाहो तो कर सकते हो होल ट्वाइस, मुझे ऐतराज नहीं है। मैं समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा ना लिखना पड़े, और ये वैलिड है, ऐसा भी नहीं कि मैं कोई इनवैलिड काम करूं जिससे कि आपको समझ में ना आए, ये मैंने लिखा। अब जैसे ही मैं इसे हीट करूंगा, तो आप जानते हो कैल्शियम सॉल्ट जब भी गर्म किए जाते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम फॉर्मेट होता तो खट से कन्वर्ट हो जाता, तो इसे यहीं से ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए, CaCO3 के फॉर्म में निकलेगा। लेकिन रिएजेंट कौन सा चाहिए होगा वो याद रखना, एक तो आपको फेरिक सल्फेट चाहिए होगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस चाहिए होगा, वाटर एक्वा सॉल्यूशन, और उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस इस पे गर्म कर देना, और थोड़ा सा इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगभग 30% का डाल देना। जैसे ही डालोगे तो ऊपर कंपाउंड खट से ये वाला ग्रुप खटा, ये वाला चेंज हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। H2O2 कर दीजिए सर, नीचे O2 यहाँ पर हो गया आपका CHO, यहाँ पर हो गया आपका CH, एक ऊपर से ये वाले मुंडी उड़ा देना, इस वाले को CHO में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पर OH आपको दिख ही रहा है, वैसे जैसा है वैसे ही कॉपी कर लो, कुछ करो मत। यहाँ पर हो गया, यहाँ COH हो गया, यहाँ H हो गया, और लास्ट में CH2OH। इसको फिर वही बन गया जो पहले था, अरेबिनोज, नोट करिए, वही बना ना,
अरेबिनोज बन गया, जो पहले शुरुआत में हमने उठाया था वही कंपाउंड 1 2 3 4 5 कार्बन का कंपाउंड है। ये एल्डोपेंटोज के नाम से भी जाना जाता है, एल्डोपेंटोज के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द एग्जामिनेशन। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, नोट कर लो, कहीं पर कॉपी पेन अगर लेके बैठे हो तो नोट कर लो। क्या ये माना जाता है कि इसमें मेटल आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट का काम करता है। तो इन दिस रिएक्शन, यानी लिख देता हूं, इन दिस रिएक्शन मेटल आयन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट, है ना। पूछ ले कहीं धोखे से पेपर में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछ भी सकते हैं ना, सूरज पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट की तरह कौन काम करता है, तो बताना कि मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट की तरह भैया काम करता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, ठीक है ना। अब होता क्या है, फिर बोल देता हूं आपको, समझा भी देता हूं इसमें कि एक्चुअल में जो मेटल आयन बनता है, ये कार्बोक्सिल जो फ्री रेडिकल है उसको, उसके OH ग्रुप को कैप्चर करके फ्री रेडिकल, OH का फ्री रेडिकल बनाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का, और क्या कर देगा, उसे हाइड्रेट मतलब बनाएगा, हाइड्रेट बन के, जैसे आपने अगर नोटिस किया हो कहीं पर, तो जैसे ये COOH होता है, देखो सूरज नोट करो, देखो आपने पढ़ा भी होगा, जैसे ये मैंने H पॉजिटिव बनाया, ये खट से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके खींचने से, और ये बनाएंगे CO, और यहाँ पर ऐसे करके ये बनाया, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये पूरा हाइड्रेट बना के मतलब H2 बना करके निकल जाता है। तो ये कंडीशन पैदा कौन करता है, ये पैदा वही करता है, मेटल आयन ही पैदा करता है। इसी वजह से पूरा प्रोसेस होगा, अन्यथा प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है कि इस रिएक्शन में मेटल आयन का रोल क्या है, मेटल आयन करता क्या है। तो आप बताना कि मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए काम करता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना। जो फेरिक सल्फेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका कुछ नाम भी है क्या? फ्रेंटन्स रिएजेंट बोलते हैं, फ्रेंटन्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है ना। फ्रेंटन्स रिएजेंट या फ्रेंटन्स रिएजेंट, दोनों में से कुछ भी नाम दे सकते हो। FENTONS यहाँ लिखे दे रहा हूँ, है ना, बोले दे रहा हूँ। फ्रेंटन क्या बोल सकते हो, फ्रेंटन्स रिएजेंट बोलो, कोई दिक्कत नहीं। FEN फ्रेंटन्स रिएजेंट बोलो आप इसे हम लोग नाम देते हैं H2O2 इन दयानंद को पता सब रहता है, लेकिन सोचते हैं अनुसार कुछ चेक कर ले, आता नहीं आता। फेरिक सॉल्ट, नहीं सर, BSc में पढ़े थे तो वही तो कंफर्म करना कि है कि नहीं, याद नहीं ना रहता है। बस याद होगा यार, तुम्हें बजान भाव याद है। नहीं सर, वैसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है यार, पता रहना चाहिए, बस टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक और डिग्रेडेशन है, यानी अभी तक तो आपने एल्डो पेंटोल एल्डो हेक्सोज को एल्डो किस में कन्वर्ट किया, अभी चेन को बढ़ाया भी और चेन को घटाया भी। इसमें एक डिग्रेडेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक डिग्रेडेशन और भी है कि कार्बन की चेन को एक मेथड से और भी हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, और कैसे डिक्रीज करेंगे वो चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो उसका नाम अगर आपने सुना हो तो होल डिग्रेडेशन का नाम सुना है आपने, WOHL होल डिग्रेडेशन का नाम सुना है, बताओ, नहीं सुना है, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल इसका नाम याद रखना। यहाँ लिख देता हूँ, शॉर्टनिंग ऑफ चेन, शॉर्टनिंग ऑफ चेन, shortening of chain can be done by WOHL whole degradation और रिएक्शन, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें होता क्या, चलो थोड़ा समझा भी देता हूँ आपको, वैसे सिलेबस में नहीं, लेकिन अब शुरू हो चुकी तो समझाना अच्छा लगेगा, आपको भी समझ में आएगा। यहाँ CHO ले लेता हूँ, यहाँ वही अपना CHOH, सबकी मैं इकट्ठा करके लेके दे रहा हूँ जिससे कि इजी हो जाएगा। OH का होल थ्राइस ले लेता हूँ,
और यहाँ CH2OH। ये आपको नाम पता ही लग गया होगा, एल्डोहेक्सोज इसे बोलते हैं, बाकी नाम पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, एल्डोहेक्सोज या फिर ग्लूकोज बोलते हैं। इसका अगर मैं हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करा देता हूँ, ये कंपाउंड मैंने हाइड्रोक्सिल एमीन लिया, जैसे मैंने हाइड्रोक्सिल एमीन लिया तो CH डबल बॉन्ड NOH हो जाता है, और यहाँ पर आपका आ जाता है CHOH आ जाता है, और नीचे कंपाउंड वही CHOH का होल थ्राइस आ जाता है, और यहाँ पर CH2OH आ जाता है, ये चीज हो जाती है। इसको मैं एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा देता हूँ। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला सभी को पता होगा, ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग इसे AC2O करके भी लिखते हैं, एक ही बात है। यहाँ से वाटर निकाल दीजिएगा, जितनी जगह जुड़ा है ये एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, जहां जहां OH है वहां जोड़ दीजिए, H हटाइएगा, केवल H हटाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर हो गया CH, यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे कराएंगे तो यहाँ पर भी H2O निकल जाएगा, मतलब ऊपर CN बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं CN लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ CHOAC लिख दूँ, समझ जाओगे। यहाँ CHOAC का होल थ्राइस लिख देता हूँ, और यहाँ पर CH2OAC लिख देता हूँ। अब इसको अगर मैं टॉलेंस सेलिन के साथ में रिएक्शन करा दूँ, यानी टॉलेंस रिएजेंट जानते हो, सब लोग जानते होंगे, टॉलेंस रिएजेंट जानते होंगे, है ना। टॉलेंस रिएजेंट के साथ जैसे रिएक्शन कराऊंगा तो कंपाउंड आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ CHO लिख दीजिएगा, यहाँ पर CHOH का होल 4 डायरेक्ट लिख देता हूँ, या होल थ्राइस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वो थ्राइस ही रहेगा, होल 4 कहाँ से होगा, होल थ्राइस, क्योंकि चेन को डिग्रेड करना है, ये वाला हिस्सा उड़ रहा है। और यहाँ पर आपका CH2OAC, और साथ में एक HCN जरूर निकाल देना, नहीं डाउट में रह जाओ कि आखिरकार हुआ क्या था। तो ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हाँ जानकारी आपको रहनी, सिलेबस में बेटा यही दो है, सिलेबस में यही दो है, एक ये है चेन इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, और एक चेन होती है इंक्रीज करना। इन दो में से एक, फिर आप ये मान के चलो कि एग्जामिनेशन 2022 में एग्जाम में मिलनी तय है। एक रिएक्शन चाहे ये मिले, इनमें से चाहे नाम पूछ ले, चाहे आपसे डिग्रेडेशन का नाम पूछे, चाहे क्रियानिक सिंथेसिस पूछे, चाहे शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन पूछे, चाहे इंक्रीजिंग ऑफ द कार्बन चेन पूछे, कुछ भी पूछेंगे, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आपके सिलेबस का ये था सिस्टम, लेकिन कुछ चीजें मुझे अपनी तरफ से भी बतानी है, मुझे अपनी तरफ से बतानी है, जो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे अगर आपसे पूछते हैं एग्लाइकोन क्या चीज होती है, व्हाट इज एग्लाइकोन, AGLYCON, कोई बताएगा व्हाट इज एग्लाइकोन, कोई अगर बताता है तो मुझे अच्छा लगेगा। व्हाट इज एग्लाइकोन, बोलो, क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज सर AGLYCON, व्हाट इज एग्लाइकोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी बताएं कोई लोग, एग्लाइकोन क्या होता है, बोलिए। नहीं पता, कौन बताएगा, सूरज बताओ, बिंदु, नहीं पता। कार्तिक बोलिए, कोई नहीं बोल रहा, चलिए कम से कम यही बोल दिया करोगे सर। देखिए यहाँ पर एक चीज आपकी और आ रही है, एग्लाइकोन होता क्या है। एग्लाइकोन जो होता है एक नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होता है, जो आर्ब्यूटिन के हाइड्रोलिसिस से बनता है। तो यहाँ लिख देता हूँ, इट इज नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, नॉन कार्बोहाइड्रेट compound and obtained by hydrolysis of, याद रखना ये चीज, ज़्यादा भी जरूरी नहीं कि आ जाए, लेकिन हाँ अर्ब्यूटिन। अब अर्ब्यूटिन का फार्मूला क्या होता है, C12H16O7 प्लस H2O। ये सिलेबस से थोड़ा आउट है, लेकिन मेरे नोट्स में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। C6H12O6 बनता है, और साथ में एक कंपाउंड बनता है ये, पहचाना,
हाइड्रोक्विनोन पहचाना? नहीं पहचाना? हाइड्रोक्विनोन क्यों भाई? हाइड्रोक्विनोल को पहचाना कि नहीं पहचाना? इसे हाइड्रोक्विनोन भी बोलते हैं, क्विनोन भी लिखा जाता है। कारण ये कि हाइड्रोक्सी क्विनोन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले CO रहा होगा, वो OH में कन्वर्ट हुआ होगा, इसलिए इसका नाम भी दिया गया है। इसी को हम लोग एग्लाइकोन भी बोलते हैं, AGLY एग्लाइकोन के नाम से। स्ट्रक्चर होता तो आप नाम नहीं बता सकते, लेकिन अजीब सा नाम दिया गया। ये पेपर में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसे नोट करके सोचा कि आपको बता दूंगा कि एग्लाइकोन्स जो होते हैं ये पिरिमिडीन और पायरिडीन प्यूरिन बेसिस में भी यूज होते हैं, इसीलिए इस नाम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए दूसरी चीज भैया आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि एक तो आपको जरूर पढ़ लेना है, जरूर पढ़ ले। सिलेबस में थोड़ी चीज कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिलेबस को टच नहीं करती हैं, लेकिन हाँ उनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट हो जाता है। जैसे कि नंबर 1 ज़ोएट्राइन, व्हाट इज ज़ोएट्राइन बता दीजिए। ज़ोएट्राइन क्या होता है? जल्दी बताइए फटाफट, व्हाट इज ज़ोएट्राइन? ज़ोएट्राइन क्या होता है? तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं ग्लाइसिन को लेता हूँ, NH2CH2COOH को लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको आयोनाइज करता हूँ। जैसे आयोनाइज करूंगा तो आपका कंपाउंड बनेगा NH2CH2COO नेगेटिव बनता है और H पॉजिटिव। सूरज समझ में आ रहा है? H पॉजिटिव बनता है। तो इस H पॉजिटिव को ला करके मैं इसी पे अटैक करा देता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप का जो कंपाउंड बनेगा, आवाज मेरी आ रही सूरज? नेक्स्ट कंपाउंड जो बनेगा वो हाँ सर। कंपाउंड क्या बनेगा? NH3 पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पर CH2COO नेगेटिव बनेगा। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दोनों किनारों पर अपोजिट चार्ज हो, इसको हम लोग प्लस माइनस। डाइपोलर आयन बोलते हैं, या इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ज़्वेटर आयन के नाम से भी जानते हैं। ज़्वेटर आयन के नाम से भी जानते हैं। एक मिनट यार, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी कौन? अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? 10 बजे के बाद आप मुझे कॉल करिए, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ओके। देखिए क्या करना है, यहाँ पर डाइपोलर आयन, ज़्वेटर आयन भी बोलते हैं, इसे ज़्वेटर आयन भी बोलते हैं। और इसके बाद इसका एक नाम और भी दिया गया, इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं, इंटरनल सॉल्ट। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इंटरनल सॉल्ट ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सॉल्ट जैसी प्रॉपर्टी शो करता है? तो सूरज आंसर आएगा ग्लाइसिन। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टी शो करता है? तो आंसर आएगा ग्लाइसिन। वरना लोग आंसर नहीं दे पाते हैं। ज़्वेटर आयन को ही इंटरनल सॉल्ट भी बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखना। और जिस पीएच पर इसको ये ज़्वेटर आयन का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं बताओ भाई? द पीएच एट विच द फॉर्मेशन ऑफ ज़्वेटर आयन टेक्स प्लेस इज नोन एज, बताइए क्या बोलते हैं? किसको बताएगा? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का नाम सुना है आपने? बोलिए, बोलते नहीं यार, गलत हाँ ना नहीं का सर। जवाब नहीं सुना है आपने। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का नाम आपने सुना है? व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? अगर आपने सुना होगा तो बता दोगे, नहीं सुना होगा तो कोई बात ही नहीं। नहीं सुना, चलिए कोई बात नहीं। तो ज़्वेटर आयन का फॉर्मेशन होता है। ज़्वेटर आयन का जब फॉर्मेशन होता है तो इसका एक नेचर है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और ये बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो अब ये बताओ दैन कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से शो करता है और बेसिक प्रॉपर्टी क्या, या कौन सा ग्रुप है जो एसिडिक है, कौन सा ग्रुप इसमें बेसिक आपको दिखाई दे रहा है? जल्दी बोलो। ग्रुप के कारण एसिडिक और जो NH2 एमीन उसके कारण बेसिक प्रॉपर्टी। फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक नेचर के लिए शो होगा, जो एमीन ग्रुप है वो बेसिक के लिए होगा। उल्टा बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो आप। ये ग्रुप जो होता है, ये वाला ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप माना जाता है। इसमें यही तो खास बात है इसकी, उल्टी प्रोटॉन डोनर, अभी प्रोटॉन डोनर है, अभी ज़्वेटर आयन बनने के बाद ये यही एसिडिक है, प्रोटॉन डोनर। ये एसिडिक ग्रुप है और ये साहब बेसिक ग्रुप हो गया, उल्टा हो गया है। ये ग्रुप बेसिक हो गया। ये कंपाउंड भी आपको एम्फोटेरिक दिखाई देगा, ये ग्रुप, ये कंपाउंड भी आपको एम्फोटेरिक दिखाई देगा। मीन्स इसके अंदर दोनों गुण है, एसिडिक करेक्टर शो करने का, बेसिक करेक्टर भी शो करने का है।
तो इसमें उल्टा होता है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ प्रोटॉन ये एक्सेप्ट कर लेता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और जबकि ये वाला हिस्सा जो है इसका सर प्रोटॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड जो फिनोल से ज्यादा एसिडिक नेचर होता है ना, हाँ वो तो अलग चीज, हाँ वो तो अलग चीज है, होता है, सही तो है। इसीलिए तो यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया था। नहीं वो नहीं लगेगा यहाँ, यहाँ पे नेगेटिव आयन है ना, तो वो H प्लस गेन कर लेगा, जो पॉजिटिव एंड है वो H प्लस लूज कर लेगा। अब एक मैंने बोला भी, स्टार बना करके मैंने बोला भी था, जिस पीएच पर भाई जिस पीएच पर ज्वेटर आयन का फॉर्मेशन होता है, जिस पीएच पर ज्वेटर आयन का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन निकालनी हो कि व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो डेफिनेशन आप लोग दे सकते हो, द pH at which the formation of the Jeter ion takes place is known as the isoelectric point भी बोलते हैं, अमीनो एसिड पॉइंट भी बोलते हैं इसे। सर इसको ऐड कर दीजिए ना नोट्स में। नहीं जोड़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। the pH at which formation of, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे भी काम आएगा, ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं तो पढ़ो नहीं। the pH at which the formation of Jeter ion takes place called isoelectric point या फिर अमीनो एसिड पॉइंट। या फिर इसे अमीनो एसिड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए। अच्छा एक चीज आपको और बता देना चाहूंगा कि अगर कभी क्वेश्चन नेचर करता है तो बताना, एम्फोटेरिक नेचर होता है, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए इस चीज को। अब जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, देखिए सब चीजें शॉर्ट में इसलिए वैसे तो बहुत डिटेल है इसकी, लेकिन हाँ क्लू पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने अगर अमीनो एसिड मैंने ऐसे बनाया, जैसे ये वाला कंपाउंड, ये मैंने ग्लाइसिन सपोज कर लेता हूँ, ग्लाइसिन नहीं करके कोई भी अमीनो एसिड ले लिया, ये अल्फा अमीनो एसिड है, तो यहाँ पर मैंने ये बनाया, देखो ध्यान दो, ये एक ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल या कोई भी अमीनो एसिड ले लिया। दूसरा मैंने ऐसे लिखा, तो यहाँ पर अगर आपने पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से आप वाटर को निकाल दीजिए, जैसे वाटर आप निकाल देंगे तो वाटर को निकालने के बाद क्या होगा कि दो यूनिट आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों यूनिट जब आपस में जुड़ेंगी तो जिस बॉन्ड के थ्रू दोनों यूनिट आपस में जुड़ती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, हाँ एमाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये हिस्सा जो आपको मैं व्हाइट कलर या रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये इतना हिस्सा अगर कहीं आपको दिखता है तो ये एमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, बोला जाता है। एमाइड लिंकेज भी बोलते हैं इसे, हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, और इसको हम लोग एमाइड लिंकेज के नाम से भी, क्यों सूरज, एमाइड लिंकेज के नाम से भी जानते हैं। एमाइड लिंकेज के नाम से भी पेपर्स में आया हुआ है ये। लेकिन अगर इसी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द यूनिट्स कर देते हैं, नंबर ऑफ द यूनिट्स, और कलर से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ अगर, हाँ तो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। और पॉलीपेप्टाइड चेन को मैं जब लिखूंगा तो फिर इस तरीके से यहाँ पर ऐसे शुरुआत कर दूंगा, एंड यहाँ पर CH नीचे R लगा दूंगा, फिर यहाँ पर CO, फिर यहाँ पर NH लिख दूंगा, फिर यहाँ पर CH नीचे फिर R लिख दूंगा, फिर एक CO, फिर एक N, फिर एक H, फिर एक CH, फिर एक R, फिर एक CO, और फिर N डैश। बस सर अब बंद कर देते, एंड कर देते, ठीक है ना। तो ये यूनिट बार बार रिपीट होती रहेंगी, तो इसीलिए इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड को ही प्रोटीन का नाम दिया सर गया। पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। जब इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बनते चले जाते हैं तभी वही बाद में जाके जब प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की संभावना, इसी के मुड़ने से बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मुड़ जाती है, और ये मुड़ जाती है तो फिर इसका जो आपने पढ़ा होगा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर,
क्वेश्चन है ये कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जब प्रोटीन का बना था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन माना जाता है, तो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो ऐसे बनता है, ऐसे करके, डीएनए का नहीं, पहले बात कर रहा हूँ प्रोटीन का मैं। जो प्रोटीन का अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होगा, ये मान लो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर यहाँ पर जैसे एन होगा तो डॉट 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 यहाँ ये आपस में खिंच जाते हैं एक दूसरे से। तो जो आपस में NH बॉन्ड है, COH बॉन्ड है, जो C डबल बॉन्ड कहीं O आया होगा, फिर H आया होगा, तो इसकी वजह से खिंचाव जो पैदा हो रहा है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आया, यहाँ पर H रहा, तो इन आपस में जो यहाँ N रहा, यहाँ डॉट डॉट H रहा, तो ये आपस में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ट्विस्टिंग हो जा रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको इसीलिए इंडिकेट देता चल रहा हूँ कि थोड़ी जानकारी आपको रहनी चाहिए। दूसरी जानकारी ये भी रहनी चाहिए कॉमनली कि एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। देखिए सब चीजें फिर भी शॉर्ट में बदली मत कहना सर, शॉर्ट में बता रहे, शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि सिलेबस में नहीं है, फिर भी बताने से पर्पज ये कि बहुत सारी चीजें एग्जामिनेशन में, कॉमन एग्जामिनेशन में मदद कर देती है। जैसे डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, एक का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और दूसरा जो होता है वो आपको पता ही है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, आपने पढ़ा होगा, देखो बेटा ध्यान से देखो, डीएनए लिख देता हूं मैं और यहाँ पर मैं आरएनए लिख देता हूँ। अगर मैथ वाले लोग हैं तो भूल जाते हैं, तो मैंने याद करने का तरीका ये बनाया, मैं यहाँ लिखूंगा अदनान सामी गए थे, अदनान सामी गए थे। अदनान का मतलब हो गया एडेनिन, अदनान का मतलब क्या होगा, एडेनिन। साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। साइटोसिन, साइटोसिन, और यहाँ हो गया साइटोसिन के बाद बोलो ग्लाइसिन, गुआनिन। ग्वानिन, गुआनिन, ग्वानिन, और इसके बाद थाइमिन। अब पूछो कहाँ गए थे, तो अदनान शामी गए, इसमें यूरासिल होता है ना। एडेनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, इसके बाद ये ग्वानिन हो गया, ग्वानाइन हो गया, और इसके बाद यह यूरासिल, ये दोनों में डिफरेंस रहता है डीएनए और आरएनए में। एक इसमें माइक ऑफ करिए, एक इसमें प्यूरिन बेस होता है, एक इसमें पिरिमिडीन बेस होता है। तो अगर आपको जानकारी है कौन सा पिरिमिडीन है, कौन सा प्यूरिन बेस है, तो मुझे अगर आप बता देंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कौन इसमें पिरिमिडीन बेस है, कौन प्यूरिन बेस है, बताओ जल्दी से। प्यूरिन बेस कौन सा है इसमें? सर आरएनए में प्यूरिन होता है। ये एडेनिन और गुआनिन, ये दोनों जो एडेनिन और गुआनिन, रुक जाओ मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एडेनिन और गुआनिन, ये दोनों जो होते हैं ये प्यूरिन बेस होते हैं, ये प्यूरिन बेस में आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। बचे हुए सब चले जाते हैं किसमें, बस साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये सब किसमें चले गए, ये चले गए आपके पिरिमिडीन बेस में। तो यहाँ पर साइटोसिन लिख लो, थाइमिन लिख लो, सीटी और यू, सीटीयू, सीयूटी, हाँ लिख दो सीटीयू। ये किसमें चला गया, ये चला गया आपका, बोलो यार, पायरिमिडीन में, पायरिमिडीन में चला गया। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है जनरल कॉमन किसी भी एग्जाम्पल में। ऐसे नहीं पूछ लिया जाएगा आपसे, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं भाई आपका सिलेबस में है तो उम्मीद है कि नहीं आएगा, उम्मीद है कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखिए कि इस पर आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा इसलिए करनी पड़ सकती है कि कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन नॉलेज, मतलब सामान्य विज्ञान में कहीं पेपर देने गए, नवोदय का दिया, नवोदय का भर रखा है लोगों ने, भर रखा है नवोदय, भरा है नहीं भरा है, नहीं भरा होगा, झारखंड वालों ने नवोदय शायद नहीं भरा है, जहाँ तक मुझे अनुमान है नहीं भरा होगा। क्यों भाई, भरा है नहीं भरा है, नहीं भरा है। तो ये चीज मैंने आपको बताई। अब दयानंद बताओ कि अभी भी कुछ मैंने छोड़ा है, जो आप कह रहे थे कि सर पढ़ाएंगे नहीं, तो मैंने आपकी बात रखी पूरी, क्या आप कुछ आपको छूटा हुआ लग रहा है? नहीं, चलिए ठीक है।
देखिए क्या होता है कि अगर कोई चीज ऐसी लगे आपको कि सर ये बता देते आप, तो मुझसे बेफिक्र होकर कहिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। लेकिन शर्त ये है कि पहले आप थोड़ा पढ़िए, समझिए, कोशिश करिए। उसके बाद ये प्रॉपर ये वाली पीडीएफ बन चुकी है, इस वाली पीडीएफ को मैं आपके ग्रुप में अभी के अभी हाथ के हाथ डाले दे रहा हूँ। बाकी मैंने बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन अभी आपको भेजे हैं, उनको पढ़िए प्रैक्टिस बढ़िया करके। सर पॉलीमर वाला भी स्लाइड का पीडीएफ भेज दीजिएगा। और जो दोनों अभी भेजता हूँ, बस बैठे बैठे अभी आप मुझे 2 मिनट का समय दोगे, मैं भी हाथ से हाथ भेज दूंगा। और इसके बाद में अब अभी किसी दिन कल या परसों में फिर 1-2 घंटे की क्लास लूंगा, और आपका जो पहले अब मैं आपका जो नीचे वाला पोर्शन है वो कवर कर दूंगा फटाफट। मतलब ये मान के चलो कि अब इस वीक में मैं 2-3 घंटे की क्लास किसी भी दिन आपको मैसेज करके ले लूंगा, तो घबराइएगा नहीं, बता देना कि सर हाँ ले सर लीजिए। एक सेकेंड, सर एक सेकेंड, सिलेबस पकड़े उसमें ईथर और ईस्टर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, अरे तो उसमें इस वाले में मैंने फ्यूरान और फ्यूरान और पायरोन वाला स्ट्रक्चर है क्या? नहीं, फ्यूरान फ्यूरान पायरॉल का नहीं है। एक्चुअल में फ्यूरान पायरॉल का स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जैसे मैं फिर से बोलूं, जो एस्टर वाला स्ट्रक्चर जानना चाह रहे हो ना? ईथर एंड ईस्टर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हाँ, वही मैकेनिज्म। वही वही है, ठीक, वही है जो मैंने पीछे बताया था, ठीक। तो बाकी मुझे जो नोट्स में लगेगा, मैं अगर कुछ चीज घटी बड़ी मैं भी देखूंगा, एक बार घट बड़ा लगेगा तो नोट्स में ऐड करके आपको दूंगा, ऐसा नहीं कि ऐड करके नहीं दूंगा। कुछ लगेगा और वरना मैं छोड़ता नहीं, मेरी आदत में, ठीक है ना। एक चीज और दूसरी चीज आपको बताऊं कि आप इसको पूरी जितनी पीडीएफ भेजी है मैंने आज तक की डेट में, सबको एक बार प्रॉपर वे में सॉल्व करके देखिए, खाली खाली ना बैठिएगा इस समय। रोज पर डे आप 100 क्वेश्चन करिए, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में 100 क्वेश्चन करिए, तब काम चलेगा। अन्यथा आप सोचे कि बिना 100 क्वेश्चन के काम चलेगा, तो नहीं चल पाएगा। इसलिए 100 के 100 क्वेश्चन पर डे करिए। बाकी मैं भी आपको बहुत सारा मैटर भी आपको भेजता हूँ, ठीक है। और सर सूरज बोलो। कुछ जैसे टॉपिक वगैरह करते हो उसको कैसे करेंगे? आवाज कट रही है आप। हाँ सर, कह रहा था ना कि कुछ क्वेश्चंस में डाउट रह जाता है सॉल्व करने के बाद, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए अगर सॉल्व करने में डाउट रह जा रहा है, तो आप हमें अभी किसी भी दिन आप पर्सनली मुझे बोलिए, तो मैं आपको समय दे दूंगा, और उससे डिस्कशन कर लीजिए, हम्म, ठीक है। क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, आप मुझसे डिस्कस करेंगे तब काम चलेगा, ठीक है। हाँ लेकिन जैसे मान लीजिए मेरा कोई टॉपिक कोई किसी हर तो मुझे हर बता, मान लो 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें 10 क्वेश्चन होगा जिसमें डाउट वगैरह होता ही। आप तो मुझे भेजिए ना, पर्सनली भेजिए, ठीक है सर। ठीक, चलिए, ओके बाय। ओके सर।